Hello everyone, it is Parth again and I welcome you all to the second lecture of our chapter 2 of the series of modern history. हमारा चैप्टर 2 इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन 18th सेंचुरी हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और मैं आपको एक रिकैप देता हूँ हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किस तरह से 18th सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन करता है तो उसके डिक्लाइन होने के साथ साथ कई सारी रीजनल पावर्स जो हैं वो एमर्ज करती हैं। उन रीजनल पावर्स को हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था। मैंने बताया था सक्सेशन स्टेट सबसे पहले, जिसमें हमने बंगाल, अवध और हैदराबाद के बारे में बात की थी। फिर जो दूसरी टाइप की कैटेगरी होती है वो जो रेबेलियस स्टेट्स थे, जो रेबेलियन की वजह से या फिर पेजेंट अपराइजिंग्स की वजह से एग्जिस्टेंस में आए थे। तीसरे वो स्टेट्स थे जो या तो इंडिपेंडेंट थे या फिर सेमी इंडिपेंडेंट थे, फॉर एग्जांपल राजपूत हो गए, मराठास हो गए या और अलग अलग मैसूर हो गया, ये सारी पावर्स हो गई। फिर हमने फोर्थ कैटेगरी पढ़ी थी उन एरियाज़ की जो कम्प्लीटली फ्री थे मुग़ल इन्फ्लुएंस के, कि वहाँ पे मुगल्स बिल्कुल भी इंटरफेयर या इन्फ्लुएंस उनका नहीं था। फिर हमने बात करी थी उसके बाद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे इन सब स्टेट्स के बारे में। ये सारे रीजनल स्टेट्स जो थी इनके अंदर जो रूलर्स थे या इनके अंदर जो पॉलिटिक्स थी उनके अंदर क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे सबके अंदर। ऑल्दो जो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स होंगी इनके एडमिनिस्ट्रेशन की वो सब अलग अलग होंगी, बट इनमें कई सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जो इनका स्ट्रक्चर है या फ्रेमवर्क है, ऑल्दो जो स्केलेटन है वो सबका सेम था, ठीक है। तो उनके रूलर्स के बारे में, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो मैंने आपको बता दिया था। फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद हम चले थे हमारी पहले रीजनल पावर के बाद, जब हमने हैदराबाद की बात करी थी, ठीक है। हैदराबाद के अंदर मैंने आपको बताया किस तरह से 1724 के अंदर निज़ामुल मुल्क की हमने बात करी थी। फाइनली 1748 में उसकी डेथ हो जाती है। फिर दोबारा एम्पायर सिविल वॉर के अंदर चला जाता है। हैदराबाद के साथ साथ हमने कार्नेटिक को भी डिस्कस किया था, ठीक है। कार्नेटिक के अंदर हमने सादतुल्ला खां के बारे में बात करी थी, जिसने अपने नेफ्यू दोस्त अली को बिना निज़ाम के परमिशन के अपना सक्सेसर बना दिया था। अगर आपको इसकी और डिटेल्स चाहिए तो आप लास्ट वीडियो या लास्ट लेक्चर को कंसल्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट रीजनल पावर के बारे में, बंगाल, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बंगाल के बारे में और उसके बाद फिर अवध के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारी तीनों सक्सेशन स्टेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। हैदराबाद हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया, आज हम बंगाल कवर करेंगे और अवध कंप्लीट करेंगे। इसके साथ हमारी तीनों सक्सेशन स्टेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल में हम देखते हैं सबसे पहले जो 2 रूलर्स थे, ठीक है। दो रूलर्स ने ये वाली बात देखी कि मुग़ल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, ठीक है। सीइंग द वीकनेसेस एंड डिफेक्ट्स ऑफ मुग़ल एम्पायर, 2 गवर्नर्स ऑफ बंगाल या 2 रूलर्स ऑफ बंगाल, जिनका नाम था मुर्शिद कुली खां फर्स्ट और दूसरे थे अलीवर्दी खां, ठीक है। मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने देख लिया कि मुग़ल एम्पायर जो है धीरे धीरे डीके कर रहा है और उसके डिफेक्ट्स के बारे में जान लिया। और इन डिफेक्ट्स होने की वजह से उन्होंने, मुर्शिद कुली खां ने और अलीवर्दी खां ने क्या किया, दे मेड बंगाल वर्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ मुग़ल अथॉरिटी। धीरे धीरे उसको कार्व आउट करना शुरू कर दिया। अगर बंगाल यहाँ है वो कंप्लीट अभी जो है सबऑर्डिनेट है दिल्ली का या मुग़ल एम्पायर का, बट धीरे धीरे मुर्शिद कुली खां ने और अलीवर्दी खां ने क्या करने की कोशिश करी कि इसको मुग़ल एम्पायर से सेपरेट करने की कोशिश करी। वो इस तरह से एक्ट करते थे। ऑल्दो नॉमिनली, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सारे के सारे रूलर्स ने नॉमिनली तो एक्सेप्ट कर लिया था कि हम मुगल्स के सबऑर्डिनेट में ही काम कर रहे हैं, कि उनके नीचे ही हम काम कर रहे हैं, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ इन्होंने बंगाल को जो है रियलिटी एक तरह से वर्चुअली इंडिपेंडेंट बना दिया था ऑफ मुग़ल एम्पायर, कि मुग़ल एम्पायर से कंप्लीटली उन्होंने धीरे धीरे सेपरेट कर दिया था मुर्शिद कुली खां ने और अलीवर्दी खां ने, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मुर्शिद कुली खां से। मुर्शिद कुली खां की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1700 के अंदर मुर्शिद कुली खां जो है ही बिकम्स द दीवान ऑफ बंगाल। ये बंगाल के दीवान बन जाते हैं। दीवान का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं बंगाल के, वो बन जाते हैं। और 17 ईयर्स तक, यानी कि 17 साल तक वो बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। इन 17 सालों के अंदर उन्होंने अपना जो कंट्रोल है या फिर जो पोजीशन है बंगाल के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीपन कर दी है, ठीक है। इससे हमको पता लग जाता है कि उनकी जो पोजीशन है वो धीरे धीरे बंगाल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो सारे के सारा स्टेट रेवेन्यू या स्टेट ट्रेजरी जो बंगाल की थी वो मुर्शिद कुली खां के हाथ में थी इन 17 सालों में। और इन 17 सालों में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जिसकी वजह से बंगाल जो है इट फ्लरिश्ड एज द मोस्ट डेवलप्ड एंड द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। धीरे धीरे उनके फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से बंगाल सबसे ज़्यादा रिच स्टेट बन जाता है या रिचेस्ट प्रोविंस बन जाता है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का।
ऐसा कहा जाता है कि इनके टाइम पे जितना भी इंडिया से या ट्रेड होता था ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, अगर मैं इंडिया बोल रहा हूँ तो उसके अंदर अफगानिस्तान, सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, अफगानिस्तान इंक्लूड हो रहा है, पाकिस्तान हो गया, या फिर उस टाइम का बर्मा, नेपाल, ये सब इंक्लूड हो रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितना भी ट्रेड होता था उसका 1/4 जो है या 25% वो अकेले बंगाल से होता था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंगल प्रोविंस कितना ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसका बहुत ज़्यादा जो श्रेय है या फिर रीज़न जो है वो किसको जाता है, मुर्शिद कुली खां को, क्योंकि 17 साल तक वो दीवान थे और उनकी फाइनेंशियल मतलब पोजीशन की वजह से ही बंगाल इतना ज़्यादा फ्लरिश करता है एज द मोस्ट रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर हम देखते हैं कि 1700 से लेके 1717 तक वो दीवान रहते हैं बंगाल के 17 साल तक, और 1717 में उनके इतने अच्छे काम देख के जो मुग़ल एम्पर है वो बंगाल का गवर्नर बना देते हैं मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि 1700 से लेके 1717 तक पहले 17 साल उन्होंने जो है एज अ दीवान काम किया बंगाल के अंदर। एक बार 1717 जब आ गया तो मुग़ल एम्पायर ने डिसाइड किया कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको मैं बंगाल का जो है गवर्नर बना देता हूँ। तो 1717 के अंदर मुर्शिद कुली खां वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, कि अब सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो चाहे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारा का सारा जो है कंप्लीट अंडर द अथॉरिटी ऑफ मुर्शिद कुली खां। ठीक है, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुर्शिद कुली खां के अंदर आ गया क्योंकि वो गवर्नर बन गए बंगाल के। अगर हम मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं तो ऑल्दो ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द सेंट्रल कंट्रोल, ही रेगुलरली सेंट लार्ज ट्रिब्यूट टू एम्परर, यानी कि ऑल्दो वो जो है धीरे धीरे अपने आप को कार्व आउट कर रहे थे, यानी कि मुग़ल अथॉरिटी से या जो मुग़ल एम्परर था उससे अपने आप को सेपरेट कर रहे थे, बट फिर भी इसके लिए उनको क्या प्राइस पे करना पड़ा, वो रेगुलर बेसिस पे हर महीने या हर साल जो है बहुत ज़्यादा लार्ज सम ऑफ मनी जो है वो देते थे एम्पायर को। क्योंकि ये वाली बात एम्पायर को भी पता लग गई थी कि मुर्शिद कुली खां जो है कोशिश कर रहा है धीरे धीरे अपने आप को सेपरेट करने की, बट वो इस वजह से चुप रहते थे क्योंकि उनका इस चीज़ में फ़ायदा क्या था कि वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है लार्ज सम ऑफ मनी भेजता था मुग़ल एम्पायर को, जिससे वो सस्टेन कर सके अपने आप। ठीक है, तो एक तरह से बैलेंस मेंटेन हो रहा था। यहाँ पे वो अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी स्ट्रेंथन कर रहा था, अपनी पॉलिटिकल जो पावर थी उसको स्ट्रेंथन कर रहा था, और इसके बदले उसको जो है बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, लार्ज सम ऑफ मनी देना पड़ता था मुग़ल एम्पायर को। ठीक है, और उसके लिए पैसा जो था वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता था बंगाल इस टाइम के अंदर। ठीक है, तो वो लार्ज सम ऑफ मनी देता था और उसके रिटर्न में अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी या फिर जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करने को मिलती थी। फिर हम देखते हैं कि इनके टाइम पे यानी कि मुर्शिद कुली खां के टाइम पे 3 मेजर अपराइजिंग्स होती हैं। देयर आर 3 मेजर अपराइजिंग्स जो रेबेलियस ज़मींदार्स करते हैं। 3 मेजर अपराइजिंग्स होती हैं इनके टाइम पे और हम तीनों डिस्कस करते हैं। ये जो 3 मेजर अपराइजिंग्स थी, इसमें सबसे पहली मेजर अपराइजिंग जो थी वो 3 जिन्होंने मिलकर करी थी। इसके अंदर कौन इंक्लूडेड था, सीताराम रे, उदय नारायण एंड गुलाम मोहम्मद। ठीक है, ये 3 ऐसे लोग थे, 3 ज़मींदार थे जिन्होंने कलेक्टिवली सबसे पहला मेजर अपराइजिंग किया था बंगाल के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो दूसरा मेजर अपराइजिंग हुआ था वो किया था एक और जो बहुत ही फेमस और बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन्ड ज़मींदार थे जिनका नाम था शुजत खां। ठीक है, और तीसरी जो अपराइजिंग करी थी मेजर अपराइजिंग बंगाल के अंदर जो हुई थी वो करी थी नजत खान ने। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने इन तीनों अपराइजिंग्स को सप्रेस कर दिया। ठीक है, तीनों अपराइजिंग जो थी अनसक्सेसफुल रही और मुर्शिद कुली खां ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके, क्योंकि आप देख सकते हैं अब वो लगभग 27 ईयर्स तक बंगाल के ऊपर रूल कर रहे हैं। 1700 से वो शुरू करा और उन्होंने 1727 में उनकी डेथ हो गई थी। तो 27 ईयर्स उन्होंने रूल किया, तो उन्होंने 27 ईयर्स में जो है कुछ तो अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो स्ट्रेंथन करी होगी। तो इसकी वजह से उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके, इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके इन तीनों अपराइजिंग्स को जो है सप्रेस कर दिया और अनसक्सेसफुल बना दिया। जब ये तीनों पावर्स या तीनों अपराइजिंग्स जो है सप्रेस हो गई तो इनकी जो ज़मींदारी थी वो इन ज़मींदारी इनको वापस नहीं करी गई। वो ज़मींदारी जो थी मुर्शिद कुली खां ने अपने सबसे ट्रस्टेड और सबसे जो खास नोबल था जिनका नाम था राम जीवन, ठीक है, उसको सारी की सारी ज़मींदारी जो इन सारी अपराइजिंग्स के जिन लीडर्स ने करी थी वो सारी ज़मींदारी इनसे लेके वो सारी राम जीवन को दे दी। आप देख सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां जो एक मुस्लिम है उसका सबसे ट्रस्टेड नोबल या सबसे ट्रस्टेड जो ज़मींदार है वो राम जीवन है जो एक हिंदू है। इससे हमको पता लगता है कि मुर्शिद कुली खां अप्रोच में टॉलरेंट और सेक्युलर थे टुवर्ड्स हिंदूज।
जो हाईएस्ट पोस्ट थी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या मिलिट्री पोस्ट, वो हिंदूज़ के लिए भी इक्वली ओपन थी जितनी मुस्लिम्स के लिए थी। ठीक है, तो हमने देखा किस तरह से उन्होंने तीनों अपराइजिंग्स को डिफीट कर दिया या फिर सप्रेस कर दिया। इनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये सारी ज़मींदारी जो है दे दी अपने फेवरेट या ट्रस्टेड नोबल रामजीवन को। ठीक है, फाइनली 1727 में जो है उनकी डेथ हो जाती है और एम्पायर फिर से जो है वॉर ऑफ सक्सेशन के अंदर चला जाता है। बट इस वॉर ऑफ सक्सेशन का रिजल्ट क्या होता है कि 1727 के अंदर इनका जो दामाद होता है, यानी कि जो सन इन लॉ होता है, जिसका नाम होता है शुजाउद्दीन। ठीक है, शुजाउद्दीन जो है वो गद्दी पे बैठ जाता है या फिर बंगाल का गवर्नर बन जाता है। एंड ही रूल्स बंगाल फ्रॉम 1727 टू 1739। ठीक है, 12 साल जो है शुजाउद्दीन रूल करता है और 12 साल के अंदर एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट नहीं हुआ था या ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था डिस्कस करने के लिए। बट हम कह सकते हैं इन जनरल इसका जो रेन था वो अच्छा खासा था। ठीक है, इसने एक लॉन्ग रेन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दिया बंगाल के लोगों को। ठीक है, तो इसने वही लेगेसी कंटिन्यू करी जो मुर्शिद कुली खान ने स्टार्ट करी थी। तो हमने देख लिया कि 1717 में गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बना था, मुर्शिद कुली खान, और 10 साल ही वर्कड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। 1727 उनकी डेथ हो जाती है। 1727 से लेके 1739 तक जो है कौन रूल करता है, शुजाउद्दीन रूल करता है लगभग 12 साल तक। और 1739 में वो अपने बेटे सरफराज खां को, ठीक है, अपने बेटे को सरफराज खां जिनके बेटे का नाम था, उसको रूलर बना देते हैं, थ्रोन के ऊपर वो बैठ जाता है। वो कुछ साल ही रूल करता है कि उसके बाद ये जो पावर जो होती है चेंज हो जाती है बाय अलीवर्दी खां। ठीक है, अलीवर्दी खां आते हैं और वो जो है सरफराज खां को असैसिनेट कर देते हैं और सारी की सारी पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने हाथ में रख के गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देख लिया कि 1727 में सबसे पहले शुजाउद्दीन बैठा जो दामाद था मुर्शिद कुली खां का। 1727 से लेकर 1739 तक 12 साल उसने रूल किया। 1739 में जब उसकी डेथ हुई तो उसने अपने बेटे को थ्रोन पास ऑन कर दिया जिसका नाम था सरफराज खां। सरफराज खां कुछ महीने ही रूल करता है कि 1740 के अंदर अलीवर्दी खां जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर रिवोल्ट कर देते हैं राजा के अगेंस्ट और उसको असैसिनेट कर देते हैं, सरफराज खां को मार देते हैं और 1740 में ही बिकम्स द गवर्नर ऑफ बंगाल। और 1740 से लेके ये रूल करते हैं 1756 तक। 1740 से लेकर 1756 तक ये रूल करते हैं और 1756 में कौन आ जाता है, सिराजुद्दौला आ जाता है। इस सिराजुद्दौला या उसकी जो फाइट्स होंगी वो हम 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम बंगाल ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, किस तरह से ईस्ट इंडियन कंपनी ने बंगाल के अंदर या बंगाल के लोगों को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां की बात करेंगे बस। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो तीनों रूलर्स थे, मुर्शिद कुली खां की अगर हम बात करें या फिर हम शुजाउद्दीन की बात करें या फिर हम अलीवर्दी खां की बात करें, इन तीनों ने एक लॉन्ग पीरियड दिया ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल ऑफ बंगाल। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर ज़्यादा चेंज ऑफ पावर नहीं हो रहा। इसको अगर हम कंपेयर करें मुगल एम्पायर से, ठीक है, हम देखते हैं कि 1707 में औरंगज़ेब आ जाता है, फिर औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, फिर 1712 के अंदर बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। 1713 में हम देखते हैं जहांदार शाह यहाँ तक रूल करता है, फिर उसके बाद फारूक सियार आ जाता है, 1719 में वो भी मर जाता है, फिर 1720 में मोहम्मद शाह आ जाता है। यानी कि इतनी बार जो है रूलर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से बार बार एम्पायर को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। इसको अगर हम कंपेयर करें बंगाल से, तो बंगाल में हम देखते हैं मुर्शिद कुली खां 1700 में यहाँ पर दीवान बना था और फाइनली हम देखते हैं जो अलीवर्दी खां है वो 1756 में मरता है। तो लगभग 50 साल के अंदर हम देख सकते हैं बस 3 ही रूलर रूल करते हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं चेंज ऑफ पावर बार बार ना होने की वजह से बंगाल के लोगों को पीस और प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा अच्छे से मिली और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी वो ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले बात करने वाले हैं मुर्शिद कुली खां की कि उसके क्या क्या रिफॉर्म्स थे, उसने क्या क्या काम किया। जो मेजर काम उसने किया वो था एग्रीकल्चर की फील्ड में। ठीक है, कि मुर्शिद कुली खां को पता था कि बंगाल की जो सॉइल है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा रिच रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर सकता हूँ। इसी वजह से मुर्शिद कुली खां वॉज फेमस फॉर हिज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, वो बेसिकली किसके लिए जाना जाता था, अपने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की वजह से। जब हम उसके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट ही ट्राई टू कन्वर्ट लार्ज पार्ट ऑफ जागीर लैंड्स इनटू खालिसा लैंड्स। इसका ऑपोजिट हो रहा था मुगल एम्पायर के अंदर। हम देख रहे थे धीरे धीरे जो खालिसा लैंड्स थे यानी कि जो क्राउन लैंड्स थे जहाँ से सारा का सारा जो रेवेन्यू स्टेट के पास जाता था वो कन्वर्ट हो रहे थे जागीर लैंड्स में, जिससे जागीरदारों की जो पॉकेट्स थी वो बढ़ रही थी और स्टेट के पास जो ट्रेजरी थी वो कम हो रहा था, स्टेट का रेवेन्यू कम हो रहा था। इसने यहाँ पे उल्टा करा, जितने भी जागीरदारी लैंड थी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा खालिसा लैंड की,
जिससे उसका खुद का जो बंगाल का एम्पायर था, जो स्टेट ट्रेजरी थी बंगाल की, वो उसने इंक्रीज करने की कोशिश करी। ठीक है, तो पहला काम क्या था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में, ही कन्वर्टेड लार्ज पार्ट्स ऑफ जागीर लैंड्स इनटू खालिसा और क्राउन लैंड्स टू इंक्रीज द स्टेट ट्रेजरी। दूसरा हम देखें तो इसने जो है मुगल पैटर्न के हिसाब से जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो नहीं करा, ही स्टार्टेड अ न्यू एंड फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट। इसने एक अलग अलग तरह का पैटर्न शुरू किया रेवेन्यू सेटलमेंट का, जिसके अंदर इसने हम देखते हैं कि इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू फार्मिंग बंगाल के अंदर। ठीक है, जिसको हम इजारा फार्मिंग भी बोलते हैं। इसने इजारा सिस्टम या रेवेन्यू फार्मिंग स्टार्ट करा, ऑल्दो इसके कुछ कई सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी थे, बट हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू फार्मिंग स्टार्ट करने की वजह से स्टेट ट्रेजरी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज भी कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि इसने जागीर लैंड्स को कन्वर्ट किया खालिसा लैंड्स में। इसने पुराना मुगल पैटर्न को ना अपनाते हुए अपना नया फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट शुरू किया और उसने इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू फार्मिंग बंगाल के अंदर। रेवेन्यू फार्मिंग में जब ये इसने स्टार्ट किया तो यहाँ पे इसने रिक्रूट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो ओल्ड ज़मींदार थे उनको तो हटा दिया, उनकी जगह ही स्टार्टेड रिक्रूटिंग न्यू रेवेन्यू फार्मर्स। नए रेवेन्यू फार्मर्स थे, या वो लोकल ज़मींदार हो सकते हैं, या फिर वो मर्चेंट्स हो सकते हैं, या बैंकर्स हो सकते हैं। ठीक है, इनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया लार्ज नंबर्स में, किसके बजाय जो पुराने ज़मींदार थे उनके एस्टेट्स उनसे हटा के नए रेवेन्यू फार्मर्स को इंक्लूड करना या फिर रिक्रूट करना शुरू कर दिया। एक बहुत अच्छा काम जो इसने किया था वो था तकावी इसने इंट्रोड्यूस किया। अब ये तकावी क्या है? तकावी इज़ नथिंग बट एग्रीकल्चरल लोन्स। जो बहुत ही ज़्यादा पुअर कल्टिवेटर्स थे, जो फार्मर्स थे, जो अपने खुद के पैसे के ऊपर कल्टिवेट नहीं कर पाते थे, या जिनको इरिगेशन के लिए या और मशीनरी के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे, वो एग्रीकल्चरल लोन्स ले सकते थे स्टेट से, जिसका नाम था तकावी। तो वो क्या करता था, उसने ये वाली बात तो बोल दी थी कि अगर आपको ज़रूरत है एग्रीकल्चरल लोन्स की, पैसे की, किसी भी तरह की, तो स्टेट आपको देगा। बट जब पैसे कलेक्ट करने की बारी आएगी, यानी कि जब रेवेन्यू कलेक्ट करने की बारी आएगी, तब मैं बिल्कुल भी जो है नरमी नहीं बरतूंगा, यानी कि तब मैं बहुत ज़्यादा अटर क्रुएलिटी के साथ और स्ट्रिक्टली जो है सारा पैसा, सारा रेवेन्यू लूँगा। अभी आपके पास अगर मौका है, अगर आप चाहते हो, अगर आपको ज़रूरत है, तो आप एग्रीकल्चरल लोन्स ले सकते हो अपने फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आप उसमें एडवांसमेंट या उसमें इनोवेशन कर सकते हो, बट जब रेवेन्यू लेने का मौका आएगा तब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ठीक है, तो ही स्टार्टेड ग्रांटिंग तकावी, जिसको हम एग्रीकल्चरल लोन्स भी कहते हैं, टू पुअर कल्टिवेटर्स। नेक्स्ट इसने क्या किया, इन सब रीजंस की वजह से दिस ऑल इंक्रीज्ड द रिसोर्सेज फॉर बंगाल गवर्नमेंट। उसने क्या क्या किया, तकावी देना शुरू कर दिया, जिससे जो पेजेंट था उसको थोड़ा उसका जो इम्प्रूवमेंट है, उसका इनोवेशन होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से एक एडवांसमेंट हुआ एग्रीकल्चर की फील्ड में। फिर हमने देखा किस तरह से रेवेन्यू फार्मिंग की वजह से स्टेट ट्रेजरी इंक्रीज कर रही थी। उसने जो है नया फ्रेश सेटलमेंट शुरू किया, जागीर लैंड्स को खालिसा लैंड्स में कन्वर्ट किया। इन सब रीजंस की वजह से दस देर वॉज एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर बंगाल गवर्नमेंट। बंगाल गवर्नमेंट के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो बढ़ने शुरू हो गए। बट इसके साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी आई, सारे के सारे पॉजिटिव्स नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। सबसे पहले अगर हम देखें वो रेवेन्यू फार्मिंग की बात करते हैं। ऑल्दो रेवेन्यू फार्मिंग स्टेट के लिए अच्छा था, बट रेवेन्यू फार्मिंग ने इंक्रीज कर दिया, इट इंक्रीज द इकोनॉमिक प्रेशर ऑन पेजेंट। पेजेंट के ऊपर जो प्रेशर था, या फिर उसके ऊपर जो हम देखते हैं ऑपरेशन था, वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि अब नए रेवेन्यू फार्मर्स आ रहे हैं। पुराने अगर ओल्ड ज़मींदार थे तो उनके अच्छे लिंक्स थे फार्मर्स के साथ, वो एक दूसरे को समझते थे, वो ट्रेडिशनल ज़मींदार थे। बट अब उनको हटा दिया गया और उनकी स्टेट्स नए ज़मींदार्स को दे दी गई है, न्यू रेवेन्यू फार्मर्स को दे दी गई है। और ये जो नए रेवेन्यू फार्मर्स हैं, इनके वो पुराने लिंक नहीं है फार्मर्स के साथ जैसे ओल्ड ज़मींदार्स के थे। तो इनका बस इतना काम क्या है कि इनके पास कनेक्ट तो है नहीं फार्मर्स के साथ, तो बस ये ऑपरेस करते हैं, सप्रेस करते हैं उनको, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो, या जो बर्डन है इकोनॉमी का, वो सारा का सारा पेजेंट के शोल्डर्स पे आ जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम इसको हम कह सकते हैं, इवन दो ही डिमांडेड स्टैंडर्ड रीजनेबल रेवेन्यू। उसने जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत हाई नहीं रखा था, बिल्कुल रीजनेबल रखा था, कि जितना बनना चाहिए था उतना ही वो लेता था। देयर वाज रीजनेबल लैंड रेवेन्यू। ठीक है, बट जब भी उसको कलेक्ट करने की बारी आती थी, ही कलेक्टेड रेवेन्यू विद अटमोस्ट क्रूएलिटी, यानी कि उसमें जो है बिल्कुल, तब वो किसी को भी बहाना नहीं सुनता था। वो चाहे आपको एग्रीकल्चरल लोन भी दे देगा, वो आपको रीजनेबल अमाउंट पे लैंड रेवेन्यू भी मांगेगा। ये भी नहीं कि बहुत एक्सॉर्बिएंट और हाई लैंड रेवेन्यू मांग रहा है जैसे ब्रिटिश मांग रहे थे। ठीक है, तो उसका रीजनेबल अमाउंट है, बट जब आपको देने की बारी आएगी तब आप कोई भी बहाना नहीं दे सकते, वरना आपके साथ जो है या तो आपका लैंड ले लिया जाएगा या आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो लैंड रेवेन्यू रीजनेबल है, बट आपको उसको टाइम पे करना चाहिए, अदरवाइज आपके साथ अटमोस्ट क्रूएलिटी के साथ उसको कलेक्ट किया जाएगा। दूसरा, इसने एक गलत काम क्या किया था, हम कह सकते हैं कि तीसरा ये जो था, ओल्ड जमींदार थे उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। द ओल्ड जमींदार्स वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर लैंड्स एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय न्यू रेवेन्यू फार्मर्स। ये तो होना ही था, इजारा सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया था तो ओल्ड जमींदार्स को हटा के उसने किस तरह से नए जमींदार्स को वो लेके आया। ठीक है, मर्चेंट्स को, बैंकर्स को, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बंगाल की एग्रीकल्चर के
तो ये तो हमने बात कर ली मुर्शिद कुली खां के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में। एक और चीज़ हमको मुर्शिद कुली खां के बारे में पता लगती है, वो ये था कि उसका जो अप्रोच था हिंदूज़ के टुवर्ड्स, वो बहुत सेक्युलर अप्रोच था। कहने का मतलब है जब भी उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी होती थी, फॉर एग्जांपल किसी भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे किसी को देनी थी, अपॉर्चुनिटी देनी थी, या फिर कोई हाईएस्ट सिविल पोस्ट की अपॉर्चुनिटी देनी थी, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हिंदूज़ को और मुस्लिम्स को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता था वो, ठीक है। जो हाईएस्ट सिविलियन पोस्ट होती थी या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी वो बंगालीज़ को मिलती थी, और बंगालीज़ उस टाइम पे मेजॉरिटी में हिंदूज़ थे। तो इससे हमको पता लगता है कि चाहे वो सिविलियन पोस्ट हो या फिर अभी मैंने आपको ऊपर बताया किस तरह से उसने वो चूज़ करता था अपने रेवेन्यू फार्मर्स, मर्चेंट्स को चूज़ करता था, बैंकर्स को चूज़ करता था, और इसमें ये प्रेफर करता था लोकल ज़मींदार्स को। और लोकल ज़मींदार्स हिंदूज़ भी थे और मुस्लिम्स भी थे, तो वो रिलीजन के बेसिस पे ना चूज़ करते हुए उनके टैलेंट पे उनको चूज़ करता था, जिससे हमको पता लगता है कि उसकी अप्रोच जो थी सेक्युलर थी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने देखा था कि इसने 3 अपराइजिंग्स हुई थी इसके टाइम पे, उसको जब सप्रेस किया था तो उनकी ज़मींदारी छीन ली गई थी। जितनी भी ज़मींदारी लैंड थी जिन्होंने वो जो रिवोल्ट किया था, वो सारी के सारी लैंड उठा के इसने किसको दे दी? अपने सबसे ट्रस्टेड नोबल को, जिसका नाम था रामजीवन। और रामजीवन जो है एक हिंदू है। इससे हमें पता लगता है कि अगर इसका सबसे ट्रस्टेड नोबल ही एक हिंदू है तो किस तरह से इसकी अप्रोच हिंदूज़ के टुवर्ड्स सेक्युलर थी। अब अगर हम बात करते हैं इन जनरल बंगाल नवाब्स के बारे में, ये हमने मुर्शिद कुली खां के बारे में इंडिविजुअली बात करी थी। अब हम बात करेंगे बंगाल नवाब्स के बारे में। इसमें हम तीनों को इंक्लूड करेंगे, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और शुजाउद्दीन, ठीक है। ये तीनों के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, 2 हम बातें में इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बंगाल नवाब्स का क्या अप्रोच था ट्रेड के टुवर्ड्स, वो हम देखते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से बंगाल जो था सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग स्टेट था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। लगभग 25% या 1/4 ट्रेड जो होता था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो बस खाली बंगाल से होता था। क्योंकि बंगाल उस टाइम पे आज का बस वेस्ट बंगाल नहीं था, उसमें आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, उड़ीसा, ये सब पूरा का सारा एरिया सब इंक्लूडेड था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा स्टेट था ये। और 25% अगर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का यहाँ से जा रहा है तो कितना ज़्यादा ये फ्लरिश करता था, ठीक है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था इसके ट्रेड रिलेशंस की वजह से। जो तीनों नवाब्स थे, दे ट्राई टू एक्सपैंड ट्रेड एज मच एज पॉसिबल। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्सपैंड करा ट्रेड को, ठीक है। और ये इस ट्रेड को एक्सपैंड करने की पॉलिसी के अंदर दे एंकरेज मर्चेंट्स बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, ठीक है। इसकी वजह से शायद एक ये रीज़न था क्यों ये कुछ बातें टॉलरेट करते थे यूरोपियंस की कभी कभी, क्योंकि इनको पता था कि यूरोपियंस जो हैं ऑल्दो अगर अपनी टेरिटोरियल पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन यूरोपियन पावर से मेरे इंडियन जो बंगाल के मर्चेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, मेरे ट्रेड को, मेरे स्टेट के ट्रेड को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो कभी कभी टॉलरेट भी कर लेते थे या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते इस यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी इनके साथ, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बताया? दैट दे ट्राई टू एक्सपैंड ट्रेड एज मच एज पॉसिबल, दे एंकरेज द मर्चेंट्स, चाहे वो इंडियंस हों चाहे वो यूरोपियंस हों, फॉरेनर्स हों, ठीक है। दूसरा क्या था? ट्रेड को चेक करने के लिए या उसके अंदर जो माल एडमिनिस्ट्रेशन या करप्शन हो रहा है उसको चेक करने के लिए ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश सेफ्टी ऑफ रोड्स एंड रिवर्स फ्रॉम रॉबर्स। यानी कि उन्होंने रोड्स को और रिवर्स को, चाहे वो लैंड ट्रेड हो चाहे वो नेवल ट्रेड हो, किसी भी तरह का हो, वाटरवेज के थ्रू, रोडवेज के थ्रू, हर जगह किसी ना किसी जगह कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स जरूर प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल कोई रॉबर्स हो गए या ऐसे लोग हो गए जो लूट रहे थे लैंड को, या फिर जो ट्रेडिंग के बीच में हिंड्रेंसेस ला रहे थे, उस हिंड्रेंसेस को या उन रॉबर्स को रोकने की इसने पूरी कोशिश करी और उस तरह से या उस फील्ड में रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। ही हैड एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर सिस्टम ऑफ थानाज एंड चौकीज, ठीक है। एक इसने थानाज और चौकीज का सिस्टम इस्टेब्लिश किया कि हर एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पे, कुछ अमाउंट डिस्टेंस पे, ये एक रेगुलर सिस्टम ऑफ थानाज इस्टेब्लिश करता था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑफिसर, एक चौकीदार होगा या फिर कोई थानेदार होगा जो आपको हेल्प करेगा किसी रॉबर से, या फिर चाहे वो लैंड ट्रेड पे हो या वो वाटरवेज के ट्रेड में, उसको आपको हेल्प करेगा उनसे बचने के लिए, ठीक है। तो हम दूसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं? ही एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर सिस्टम ऑफ थानाज एंड चौकीज, ठीक है। तीसरा काम इसने क्या किया ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए, मतलब इन जनरल हम सबकी बात कर रहे हैं, मुर्शिद कुली खां की, अलीवर्दी खां की और शुजाउद्दीन की भी। तीनों ने क्या काम किया? दे ट्राइड टू प्रिवेंट द अब्यूजेस इन कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे किसी भी तरह का ट्रेड हो, चाहे कस्टम ड्यूटी देनी हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइबरी हो रही थी, करप्शन हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। तो उन सब चीज़ों को, उन अब्यूजेस को जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे और ट्रेड को रोक रहे थे, उसको चेक करने की या उसको प्रिवेंट करने की इसलिए इसने रिफॉर्म्स लाए। इसमें एक बहुत अच्छा काम इसने क्या किया? ही ट्राइड टू चेक द प्राइवेट ट्रेड। अब इसका हम एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एग्जांपल ले लें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड तो खुद करती थी अपनी तरफ से, दूसरा जो उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, वो अपना प्राइवेट ट्रेड साइड में अलग से करते थे अपनी खुद की एक्स्ट्रा इनकम के लिए।
तो इस एक्स्ट्रा इनकम में जो ये इस्तेमाल करते थे, ये सारा का सारा पैसा स्टेट के पास तो जाता नहीं था और ये किसी इंडियन मर्चेंट को भी हेल्प नहीं करता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड था वो हेल्प करता था इंडियन मर्चेंट्स की, और ये प्राइवेट ट्रेड जो था ये स्टेट ट्रेजरी को, बंगाल की ट्रेजरी को नेगेटिवली हार्म करता था। तो इसने पूरी कोशिश करी है, कंप्लीटली चेक किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के या फिर और जो मर्चेंट्स हैं कि वो प्राइवेट ट्रेड ना करें। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड का मतलब ऐसा ट्रेड जिससे इसको फायदा ना हो रहा हो, यानी कि स्टेट के पास पैसा ना जा रहा हो और इनके जेबें भर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों हमने डिस्कस कर लिया कि इन्होंने ट्रेड के अंदर क्या क्या काम किया। सबसे पहले हमने देखा दे ट्राई टू एक्सपैंड ट्रेड को एक्सपैंड करने की कोशिश करी, मर्चेंट्स को एंकरेज करा, चाहे वो इंडियन मर्चेंट्स हो चाहे फॉरेन मर्चेंट्स हो। फिर हमने देखा कि इसने जो है चाहे लैंड के ऊपर हो या फिर चाहे वाटरवेज के अंदर हो, यहाँ पे इसने रेगुलर चेक मेंटेन करने की कोशिश करी, माल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, रॉबर्स से बचाने की कोशिश करी। हर लिमिटेड एरिया पे, हर रेगुलर जगह पे इसने थानाज और चौकीज का सिस्टम एस्टैब्लिश किया। तीसरे पॉइंट में हमने देखा इसने किस तरह से जो है चेक करने की कोशिश करी या प्रिवेंट करने की कोशिश करी अब्यूजेस इन कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स के बेसिस में या फिर किसी भी तरह के कस्टम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो। इसका अच्छा एग्जांपल हमने क्या देखा कि इसने प्राइवेट ट्रेड रोकने की कंप्लीट कोशिश करी और प्रेशर बनाया और यूरोपियन कंपनीज के ऊपर कि वो प्राइवेट ट्रेड ना करें। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इन जनरल हम ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन ट्रेड हो चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो। अब हम इन पर्टिकुलर बात करते हैं बंगाल नवाब्स एंड द यूरोपियन ट्रेडर्स, कि इनके रिलेशंस यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ क्या थे, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं 1700s की और हम देखते हैं कि 1600s के स्टार्टिंग से ही यहाँ पे यूरोपियन पावर्स बैठी हुई इंडिया के अंदर और लगभग उनको 100 साल हो चुके हैं। तो 100 साल में वो अपने आप को अच्छा खासा एस्टैब्लिश कर चुकी हैं एज कमर्शियल सेंटर्स। ठीक है, तो हम 1700s की बात कर रहे हैं या फिर 1750s तक हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि 1756 तक अलीवर्दी खां होता है यहाँ पे बंगाल के अंदर। ठीक है, तो इनके क्या रिलेशंस थे बंगाल नवाब्स के यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ। सबसे पहला तो ये था दैट दे मेंटेन्ड अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, उनका जो था एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल वो रखते थे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया किस तरीके से जो है वो प्राइवेट ट्रेड करने नहीं देते थे, उनको एक प्रेशर बना के रखते थे, एक दबदबा बना के रखते थे, जिससे वो जो है ज़्यादा ना उड़ने लग जाएं और ऑटोनॉमसली खुद ना काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल या प्रेशर मेंटेन करके रखा इन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के ऊपर। दूसरा क्या किया, दूसरा मैंने आपको बता दिया, दे प्रिवेंटेड देम फ्रॉम अब्यूजिंग देयर प्रिविलेजेस। अब मैंने आपको बताया था, या हम बाद में भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि उनको दस्तख्त मिल गए थे मुगल एम्परर से। दस्तख्त का मतलब फ्री पासिस होता है। फ्री पासिस का मतलब कि वो जो है फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं और बिना टैक्स दिए। अब ये दस्तख्त जो दिए गए थे ये रॉयल फरमान के थ्रू दिए गए थे, 1717 में फारूक सियार ने दिए थे। बट ये जो दस्तखत मिला था ये कंपनी के ट्रेड के लिए दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब ट्रेड करेगी तब उसको दस्तखत मिलेगा। अगर उसका कोई प्राइवेट ट्रेड या कोई मेंबर ट्रेड कर रहा है अलग से, वो इस दस्तखत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बट ऐसा होता नहीं था असली में। जो एम्प्लॉयज होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इन दस्तखत का मिस यूज करते थे अपने खुद के प्राइवेट ट्रेड के अंदर, कि अपने जो और अच्छे अच्छे जो मर्चेंट फ्रेंड्स होते थे और दोस्त होते थे उनको जो है फ्री पासिस देते थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आ गई बंगाल की ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इसको रोकने की और इसको चेक करने की पूरी कोशिश करी बंगाल नवाब्स ने, कि वो जो अपना जो उनको प्रिविलेजेस मिले या दस्तक मिला है उसको मिस यूज़ ना करें और इस दस्तक को इस्तेमाल करें बस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जितना उनको रॉयल फरमान में लिखा हुआ है बस उतना ही। ठीक है, तीसरा इसने क्या किया, या इन बंगाल नवाब्स ने क्या किया, दे ट्राइड टू कंपेल the East India companies, the European trading companies to obey the laws of the land and pay the same custom duties that the other merchants paid। कि पहले जब ये दस्तक नहीं दिया था, यानी कि जो ये ट्रेड के लिए फ्री पासिस नहीं दिए थे, इससे पहले अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, चाहे यहाँ पे कोई मर्चेंट हो चाहे कोई इंडियन मर्चेंट हो, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंडियन मर्चेंट जो है वो जितने पैसे दे रहा है, जितनी कस्टम ड्यूटी दे रहा है, जितना टैक्स वो दे रहा है, उतना ही टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देना पड़ेगा अगर उसे यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दे कंपेल्ड द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज एज वर पेड बाय द इंडियन मर्चेंट्स। ठीक है, लास्ट में हम एक चीज़ देखते हैं कि हम अलीवर्दी खां की बात करते हैं। तो इस टाइम पे अलीवर्दी खां के टाइम पे, यानी कि 1740s 1750s के टाइम पे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे या जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने आप को बंगाल के अंदर इस्टेब्लिश कर रखा था कैलकाटा में। सिमिलरली फ्रेंच ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखा था चंदरनगर में। ठीक है, और अब ये चाहते थे, ब्रिटिश चाहते थे और फ्रेंच चाहते थे कि हम अपने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को फोर्टिफाई कर लें, अपने आसपास जो बाउंड्री बना लें, जिससे हम जो है अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हम असली में यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो अलीवर्दी खान ने क्या किया, ही कंपेल्ड इंग्लिश एंड फ्रेंच
नॉट टू बिल्ड और फोर्टिफाई कैलकाटा एंड चंदरनगौर। उसने जब तक वो 1756 तक यहाँ पे था तब तक उसने जो है कैलकाटा को और चंदरनगौर के अंदर फोर्टिफिकेशन करने नहीं दी। बाद में हम देखते हैं जब सिराजुद्दौला आता है, फिर हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी के अंदर 1757 में, वो इसी वजह से होती है क्योंकि फ्रेंच तो ये वाली बात मान लेते हैं कि वो चंदरनगौर के अंदर फोर्टिफिकेशन नहीं करते, बट कैलकाटा के अंदर ब्रिटिश जो होते हैं, जो ब्रिटिश इस समय ऑलरेडी साउथ के अंदर फ्रांस को हरा चुके हैं, फ्रेंच पावर्स को हरा चुके हैं, तो उनको ये वाली बात पता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हम जो है इस समय बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर हमारी स्ट्रांग है, इसलिए वो सिराजुद्दौला की बात नहीं मानते और फोर्टिफिकेशन शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में देखेंगे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये देखा कि अलीवर्दी खान ने कंपेल किया कि ब्रिटिश जो है कैलकाटा को फोर्टिफाई नहीं कर सकते और फ्रेंच जो है वो चंदरनगौर को भी फोर्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि बंगाल नवाब्स के बारे में, उनकी क्या क्या अच्छी बातें थी, हमने सब डिस्कस कर लिया। किस तरह से मुर्शिद कुली खां की हमने बात करी थी। मुर्शिद कुली खान हमने देखा एग्रीकल्चर की फील्ड में कितना अच्छा काम कर रहा है, रिफॉर्म्स ला रहा है, तकावी जैसे एग्रीकल्चरल लोन्स दे रहा है, ठीक है। वो सब सारे के सारे जो बंगाल नवाब्स हैं वो ट्रेड को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ के ऊपर अपना जो है प्रेशर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सब वो अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने फोर्टिफाई भी नहीं करने दिया कैलकाटा के अंदर और फ्रेंच को चंदरनगौर के अंदर, बट उन्होंने सारे काम सही नहीं किए। 3 मिस्टेक्स अगर हम गिनना चाहें तो 3 नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, 3 मिस्टेक्स जो बंगाल नवाब्स ने करी वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक उनकी ये थी दैट दे अंडरमाइंड द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पॉलिसी थी कि वो 1707 के बाद से, यानी कि जब औरंगजेब जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था उसके बाद से वो क्या करते थे, उनकी एक टेंडेंसी थी दैट दे ट्राई टू थ्रेटन, है ना, जो इंडियन रूलर्स होते थे उनको थ्रेटन करने की कोशिश करते थे अपनी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके। वो बोलते थे कि अगर आपने हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो हम अपनी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, और ये उन्होंने बंगाल नवाब्स के साथ भी किया। अब अलीवर्दी खां या जो और नवाब्स थे उन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बस एक ट्रेडिंग कंपनी है, वो क्या ही कर लेगी, तो उनकी डिमांड्स को वो कुछ कुछ मान ही लेते थे जब भी वो थ्रेटन करने की कोशिश करते थे, क्योंकि बंगाल नवाब सोचते थे कि क्या लड़ाई करनी है, लड़ाई करने से हमारे खुद के और दोनों आपस में रिसोर्सेज जो है खराब हो जाएंगे, इसलिए वो उनकी कई सारी डिमांड्स मान लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ईस्ट इंडिया कंपनी बस एक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है और वो कितना ही कर लेगी, उसके पास कितनी ही मिलिट्री पावर होगी। ये उन्होंने बहुत गलत सोचा, बिकॉज दे डिड नॉट नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रही थी, और एंड ब्रिटिश वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव, डेंजरस एंड एक्सपेंशनिस्ट कॉलोनियलिज्म ऑफ दैट टाइम। कि उनको ये वाली बात नहीं पता थी कि इंडिया में आने से पहले ब्रिटेन और जो और वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज हैं उन्होंने एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर कितना ज़्यादा डिवास्टेशन ऑलरेडी वो कॉज कर चुके हैं, ठीक है। और ये क्यों था? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ देयर नॉलेज एंड द लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो कॉन्टैक्ट था बंगाल नवाब्स का, उनको इंटरनेशनल रिलेशंस में या इवेंट्स के अंदर बिल्कुल उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए उनको नहीं पता था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय क्या हो रहा है। ब्रिटेन और जो यूरोपियन पावर्स हैं उन्होंने पूरे देश को या ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड को जो है कैप्चर कर लिया अपने कॉलोनियलिस्ट प्रोपेगेंडा की वजह से। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ही कर लेगी, तो उनकी डिमांड्स को वो पूरी करते रहे, ठीक है। दे वर इग्नोरेंट ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज इन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड लैटिन अमेरिका। उनको नहीं पता था, यानी कि बंगाल नवाब को, कि ईस्ट इंडिया कंपनी या जो और वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज हैं उन्होंने अफ्रीका के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और जो और लैटिन अमेरिका है, इन सब जगहों पर कितना ज़्यादा डिवास्टेशन कॉज किया है अपने इंपीरियलिस्टिक और कॉलोनियलिस्टिक प्रोपेगेंडा की वजह से। तो इन सब की वजह से एक तो ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा, उन्होंने क्या गलती करी? दे निग्लेक्टेड द आर्मी, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी आर्मी को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब अवध के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अवध की एक जो बस आर्टिलरी थी वो ही लगभग 20,000 सोल्जर्स की थी, 20,000। यहाँ अगर हम बात करें बंगाल की आर्मी की, तो मुर्शिद कुली खां की अगर मैं इन जनरल आर्मी की बात करूँ तो अगर उसकी जो इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री में बस खाली 4,000 सोल्जर्स थे और जो कैवलरी थी उसके अंदर बस 2,000 सोल्जर्स थे। तो आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया का सबसे इकोनॉमिकली फ्लरिश्ड स्टेट जो है बंगाल, उसके मिलिट्री पावर कितनी कम है। उसको पता होना चाहिए कि मैं अगर इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा हूँ तो मेरे को अपनी सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी और अपनी आर्मी पे ध्यान देना पड़ेगा। बट बंगाल नवाब्स ने, और खासकर इन जनरल मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया था और सब ने उसे ही फॉलो किया कि जब मुर्शिद कुली खान ने ही अपनी आर्मी को मेंटेन नहीं करा इतना ज़्यादा, तो फिर और अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन क्यों करते। तो मुर्शिद कुली खान ने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया अपनी आर्मी को। इन्फेंट्री में बस 4,000 सोल्जर थे और कैवलरी में बस 2,000 सोल्जर थे, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके रेपरकशंस क्या हुआ? इसके 2 रेपरकशंस थे अपनी आर्मी को निगलेक्ट करने के, 2 कंक्लूजन थे। सबसे पहला क्या हुआ, अलीवर्दी खां जो था, अलीवर्दी खां के टाइम पे देयर वाज रिपीटेड मराठा इन्वेजन्स,
ठीक है। मराठा जिस टाइम पे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, मैंने बताया था, इस टाइम पे उन्होंने अपना नदर्न एक्सपेंशन शुरू कर दिया था 1730 1740s में। उनको पता लग गया था कि मुगल डायनेस्टी वीक पड़ रही है और हमारी पावर इंक्रीज कर रही है, तो उन्होंने अपना नॉर्थ के अंदर, जो पहले बस डेक्कन में रिस्ट्रिक्टेड थे, अपना नदर्न एक्सपेंशन शुरू कर दिया। और उनका एक टारगेट क्या था, जो बंगाल का उड़ीसा रीजन था, ठीक है। तो मराठाज ने क्या किया, रिपीटेड मराठा इन्वेजन होनी शुरू हो गई एंड अलीवर्दी खां हैड टू सीड अ लार्ज पार्ट ऑफ उड़ीसा टू देम, यानी कि बहुत सारा पोर्शन उड़ीसा का जो है उसको देना पड़ा फोर्सफुली मराठास को। मराठास ने छीन लिया बहुत ज़्यादा उड़ीसा का जो पोर्शन था। पहला तो ये रिपरकशन हुआ। दूसरा क्या रिजल्ट था, दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये था, जो सिराजुद्दौला के साथ जो और लड़ाइयाँ होती हैं 1756 से लेकर 1767 के अंदर, जो बंगाल वॉर्स होती हैं कई सारी, जिसके अंदर कई सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं और मेजरली दो लड़ाइयाँ होती हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, जिसकी वजह से फाइनली जो है 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाती है, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ ये किसकी वजह से था, ये इस वजह से था क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुर्शिद कुली खान ने अपनी आर्मी को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अगर यहीं वो अपनी आर्मी पे ध्यान देना शुरू कर देता तो शायद अलीवर्दी खां जो है इतना ज़्यादा मिलिटरली स्ट्रांग होता कि मराठास को उसको अपना उड़ीसा नहीं सीड करना पड़ता, देना पड़ता, और सिमिलरली शायद सिराजुद्दौला जो है बंगाल वॉर्स के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देता, अगर मुर्शिद कुली खान स्टार्टिंग से ही आर्मी पे ध्यान देता, ठीक है। तो दूसरी गलती हमने देख ली। पहली गलती क्या थी कि उन्होंने अंडरमाइन करा ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्हें लग रहा था कि वो बस एक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है। तो उनको नहीं पता था, ड्यू टू देयर लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट कॉलोनिज्म ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको सफ़र करना पड़ा। दूसरा, उन्होंने अपनी आर्मी को निगलेक्ट करा। तीसरा काम उन्होंने क्या किया, इतने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने के बावजूद भी दे फेल्ड टू चेक द ग्रोइंग करप्शन इन ऑफिशियल्स। हम देखते हैं कि वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे बंगाल के अंदर वो बहुत ज़्यादा करप्ट होना शुरू हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कि वो मुगल एम्पायर से भी ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमको देखने को मिलता है मीर जाफ़र के टाइम पे, जब हम बात करेंगे बाद में नेक्स्ट चैप्टर में बैटल ऑफ प्लासी की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मीर जाफ़र तक को खरीद लेती है, जो बंगाल का सबसे ट्रस्टेड नोबल था, राजा का सबसे ट्रस्टेड नोबल था, ठीक है। तो करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि करप्शन को चेक करने के लिए जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं बंगाल के अंदर, वो लोग जो जुडिशरी चेक करते हैं, जो पनिश करते हैं खराब अगर कोई ऑफेंस करता है, जिसमें इस टाइम पे काजीज़ होते थे और मुफ्तीज़ होते थे, ठीक है। ये काजीज़ और मुफ्तीज़ जो खुद जुडिशियल ऑफिसर्स थे, यही ब्राइब्स लेना शुरू कर देते हैं। जिनको चेक करना था कस्टम के अंदर कोई माल प्रैक्टिस हो रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ख़राब चीज़ हो रही है, जो जिनका काम ही था करप्शन चेक करना, काजीज़ का और मुफ्तीज़ का, जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे, उन्होंने ही ब्राइब लेना शुरू कर दिया। और इसका अच्छे से भरपूर मौका उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ ने। उन्होंने खूब भर के इनको ट्राइब्स दी और अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 1757 के अंदर आधी से ज़्यादा सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी वो फाइट ही नहीं करती है। एक तो थी ही बहुत कम वीक, जितने भी थी वो भी फाइट करने से मना कर देती है, क्योंकि उनको ज़्यादा खरीद लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से 3 वीकनेसेस थी, क्या डिफेक्ट्स थे जो बंगाल नवाब थे उनके, ठीक है। इसके साथ हमारा जो है बंगाल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अवध के बारे में, ठीक है। ऑल्दो हमारा प्लान था कि हम इसी लेक्चर में अवध को डिस्कस करेंगे, बट लेक्चर की जो लिमिट है इट हैज़ ऑलमोस्ट रीच्ड इट्स लिमिट, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाते और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड इफ यू डिड देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ड।